नमस्कार। हमने आरबीएससी की हिस्ट्री शुरू कर रखी है। उसमें हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। तीसरा पार्ट में भी हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, मगध साम्राज्य और महाजनपद काल। महाजनपद काल का एक पार्ट ख़त्म कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है मगध साम्राज्य का उदय, जो कि तीसरे पार्ट में है। आज हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का उदय किस प्रकार हुआ। चलिए शुरू करते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। और कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इन 16 महाजनपदों में से मगध राजनीतिक, भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। तो सबसे महाजनपद जो था महत्वपूर्ण वह था मगध, जो अन्य महाजनपदों को अपने में विलीन कर भारत के प्रथम विशाल साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया। तो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से जो महाजनपद था वह था मगध। मगध की महत्ता के कारण वह क्यों महत्वपूर्ण था, इसकी महानता के कारण क्या थे, इसमें कुछ है। मगध के कुछ हिस्सों पर जंगल थे जहां हाथियों को पकड़ा जा सकता था। हाथी सेना के लिए महत्वपूर्ण अंग थे। मगध चारों ओर से गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। ये नदियां जल यातायात, जल आपूर्ति, भूमि के उपजाऊपन के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध क्षेत्र में खेती की उपज अच्छी होती थी। आवागमन सस्ता और सुलभ था। तो इन कारणों से मगध महत्वपूर्ण था। मगध में लोहा खनिज के भंडार भी थे, जिनसे लोहा निकालकर मजबूत औजारों और हथियारों का निर्माण किया जा सकता था। तो वहाँ खनिज के भंडार भी प्रचुर मात्रा में थे। वहाँ जो जंगल थे मगध के कुछ हिस्सों में, वहाँ हाथी बहुत रहा करते थे, तो हाथी सेना में काम आते थे। और जो मगध साम्राज्य था वो गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ था, इसके कारण वहाँ की ज़मीन उपजाऊ थी। फिर अगला है, मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिवर्ज थी। पहाड़ियों के बीच बसा गिरिवर्ज एक किलेबंद शहर था। बाद में मगध की राजधानी बनी। राजगृह एवं पाटलिपुत्र भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित थे। राजगृह 5 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था, जहाँ किसी भी शत्रु के लिए पहुंचना दुष्कर था। तो गिरिवर्ज थी, फिर राजगृह थी, फिर पाटलिपुत्र थी। 3 राजधानियाँ मगध की थी। तो ये जो राजगृह था ये भी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था, इसके लिए कोई भी दुश्मन जल्दी से पहुंच नहीं पाता था। और पाटलिपुत्र जो है वो गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ था। पर्याप्त साधनों के अभाव में इन्हें पार कर इन पर अधिकार करना सहज नहीं था। तो इसके लिए मगध साम्राज्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। फिर मगध के प्रमुख शासक कौन कौन से थे? हर्यक वंश जो हुआ उसमें बिंबिसार और अजातशत्रु थे। शिशुनाग वंश में शिशुनाग था और नंद वंश में पद्मनंद और घनानंद थे। तो हर्यक वंश में कौन कौन से हुए? बिंबिसार, अजातशत्रु और एक उदयन भी हुआ था। और शिशुनाग वंश में शिशुनाग और कालाशोक भी था। और नंद वंश में महापद्मनंद और घनानंद, ये 2 शासक थे। मगध साम्राज्य के उत्थान एवं समृद्धि में अजातशत्रु का बड़ा ही योगदान था। बाद में नंद वंश के शासकों ने देश के लिए एक विशाल सेना संगठित कर व्यवस्थित शासन प्रणाली को जन्म दिया। उन्होंने पाटलिपुत्र को समस्त उत्तरी भारत का राजनीतिक केंद्र बना दिया। पाटलिपुत्र शीघ्र ही न केवल राजनीति का वरन शिक्षा व संस्कृति का भी केंद्र बन गया था। नंद राजाओं ने मापतोल की नई प्रणाली भी चलाई। तो मापतोल की प्रणाली किनके द्वारा चलाई गई? नंद शासकों द्वारा। आपको ये ध्यान में रखना है कि मगध पर किन किन वंश ने शासन किया। तो हर्यक वंश ने किया, शिशुनाग वंश ने किया और नंद वंश ने किया। जिसमें जो नंद वंश था वह बहुत ही महत्वपूर्ण वंश था और उसने मापतोल की इकाई भी शुरू की थी। और नंद वंश में शिक्षा और संस्कृति भी बहुत आगे तक जा चुकी थी। मगध साम्राज्य का इतना उत्थान हुआ कि लगभग 1000 वर्ष तक मगध एक साम्राज्य के रूप में महत्वपूर्ण बना रहा। इसी की नींव पर आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने।
यूनानी प्रमाणों से भी जानकारी मिलती है कि नंद राजा का एक विस्तृत राज्य था, जिसमें कहा गया है कि सिकंदर के समय में व्यास नदी के आगे की शक्तिशाली जातियां एक साम्राज्य के अधीन थी और उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नंदों के पास एक बहुत बड़ा कोष था, साथ ही एक विशाल सेना थी, जिनसे भयभीत होकर सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो नंद वंश पर सिकंदर शासन करना चाहता था, लेकिन नंद वंश एक साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य था और इतनी विशाल सेना थी कि सिकंदर भी भयभीत होकर वापस लौट गया, वह आगे नहीं बढ़ा। नंद वंश के शासकों ने धन संचय करने और विशाल सेना को रखने के लिए अत्यधिक कर लगाए। करों का बोझ अधिक होने से प्रजा राजा को घृणा की दृष्टि से देखती थी। परिणाम स्वरूप असंतुष्ट वर्ग ने चंद्रगुप्त को अपना नेता बनाया। जो घनानंद के समय में बहुत ज़्यादा कर लगाए गए थे, नंदवंश के शासकों ने बहुत ज़्यादा कर लगाए, तो उससे प्रजा बहुत परेशान थी और चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शासक बना लिया, जिसने नंदवंश को समाप्त कर प्रसिद्ध मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब कुछ कठिन शब्द हैं जो कि इस पाठ में आए थे। आहत सिक्के क्या है? प्राचीन भारतीय मुद्रा थी। संचय मतलब इकट्ठा करना। और यूनानी, तो ग्रीक और यूनान देश के निवासियों को यूनानी कहा गया। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद था अस्मक था। 16 महाजनपदों का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। और जनपद से क्या तात्पर्य? जनपद वह जगह जहाँ पर लोग रहते थे। और महाजनपद क्या है? कि बहुत सारे जनपदों को मिलाकर एक महाजनपद बनाया गया था। तो महाभारत काल में राजस्थान में कौन सा महाजनपद स्थित था? ये था मत्स्य। प्रमुख महाजनपदों के नाम, जो कि हमने 16 महाजनपद थे, जिसमें मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। और महाजनपदों की शासन व्यवस्था कैसी थी? तो महाजनपदों की शासन व्यवस्था में हमने पढ़ा ही था कि सभा और समिति ये सब हुआ करती थी। सभा मतलब जनसामान्य लोग रहते थे और समिति में अधिक महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे। तो ये पाठ हमने बहुत अच्छे से समझा है। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, इसके नोट्स बनाएं। आगे मैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जितने भी बनेंगे इससे वो करवाऊंगी। धन्यवाद।